नाज़रीन, जुमेरात की बारिश में जो बरसा था वो पानी कराची में अभी तक मौजूद है और इस पानी में बहुत से सवाल अभी तक तैर रहे हैं। बारिश रुकने के बाद भी कराची वालों के मसाइल का सिलसिला नहीं रुका। वो पानी निकलने का इंतजार कर रहे हैं, बिजली आने का इंतजार कर रहे हैं और अपने अवामी नुमाइंदों का भी इंतजार कर रहे हैं। वो अवामी नुमाइंदे जो पानी में निकलते हैं तो सोशल मीडिया के लिए फुटेज साथ साथ बनती है। वो अवामी नुमाइंदे नाजरीन जिन्हें ट्विटर पर शेयर करने के लिए तो खुश्क सड़कें मिल जाती हैं, लेकिन अवाम डूबी ही रहती है। कराची की कच्ची बस्तियां तो हमेशा ही डूबती थी, लेकिन इस बार कराची के पौश इलाके भी बारिश की जद में आ गए हैं। नाज़रीन, पौश इलाकों से पापोश तक सब मुतासर हो चुके हैं। वो पौश इलाके जहां रहने की भी ज्यादा कीमत देना पड़ती है, उन पौश इलाकों के रहने वाले भी उनको भी एहसास हुआ है कि गरीब पर बीतती आखिर है क्या। आज वो भी एहतजाज करने सड़कों पर निकल आए, क्योंकि कराची के मसाइल इतने ज्यादा गंभीर हो चुके हैं कि अब बात नालों की सफाई से आगे बढ़ चुकी है। इस मसले की जड़ में तजावुज़ात हैं, गैर कानूनी तामीरात हैं और सियासी मफादात हैं। नालों के ऊपर इंक्रोचमेंट्स अब बिल्कुल मंजूर नहीं है। मैं बताऊं, इस शहर में काफ़ी कुछ हुआ है। जैसे जितना ज़्यादा देखते हैं उतना ज़्यादा परेशानियां या वो जो अंग्रेजी में है ना, स्केलेटन्स इन द कबर्ड नज़र आते हैं। कराची वालों ने भी क्या नसीब पाए। नहाते और कपड़े बर्तन धोने का पानी चाहिए तो अपनी जेब से पानी का टैंकर मंगवाना पड़ता है। पीने का पानी चाहिए तो भी अपनी जेब से पानी की बोतलें खरीदना पड़ती, और ये सब करते हुए हुकूमत को टैक्स भी पूरा देना पड़ता है। और जब ज्यादा बारिश के बाद पानी ज्यादा आए तो अपना बंदोबस्त भी खुद ही करना पड़ता है। इस बार तो कराची की पौश आबादियां भी बारिश और उसके नुकसानात का शिकार हुई हैं। क्लिफ्टन और DHA के रहने वाले भी एहतजाज करने पर मजबूर हो गए। मुजाहिरीन की बड़ी तादाद ने कैंट बोर्ड क्लिफ्टन की इमारत में दाखिल होने की कोशिश की और चेयरमैन CBC से मुस्ताफी होने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने यह भी कहा कि वो आइंदा टैक्स नहीं देंगे। हम लोग टैक्स नहीं देंगे, हम लोग इनके ऑफिस पे आके रोजाना शोर करेंगे। टैक्स का हिसाब दो, टैक्स का हिसाब दो, टैक्स का हिसाब दो, टैक्स का हिसाब दो। नाज़रीन, डिफेंस और क्लिफ्टन का शुमार कराची के महंगे तरीन इलाकों में होता है। यहाँ तो इख्तियारात की लड़ाई भी नहीं है, वसाइल की कमी भी नहीं है, क्योंकि यहाँ तो 100 गज के प्लॉट की कीमत भी अरबों रुपए में है। अरबों रुपए यहाँ से टैक्स इकट्ठा किया जाता है। लेकिन बारिश और नाअहली ने कराची के सबसे अमीर और सबसे गरीब इलाकों का फर्क बिल्कुल मिटा दिया। अगर कराची में डिफेंस के करोड़ों के बंगले डूबे हैं तो नाज़िमाबाद भी तबाही की कहानी सुना रहा है। 5 रोज बाद भी यहाँ 7 से 8 फीट पानी मौजूद है। कीमती सामान बर्बाद हो गया, गाड़ियाँ खराब हो गई हैं, मकीन नकल मकानी पर मजबूर हो गए। इतनी तेजी से आ गया था कि वहाँ रुकने वाला तो कोई हाल रहा नहीं था। लाइट भी चली गई थी, फिर बहुत मुश्किल से लेके निकले, क्योंकि निकलना था। अगर मजीद फंस जाते तो इससे भी जाते बच्चे को लेकर। इन्होंने बहुत इन्होंने बुरा किया। ये खुद भुगतेंगे, खुदा से ये खुद भुगतेंगे कि कोई हमारे साथ मदद के लिए नहीं आया। हम चीखो पुकार करते रहे। 21 तारीख की बारिश में हम चीखो पुकार करते रहे कि यहाँ से पानी निकालो। सिंध हुकूमत रिलीफ के कामों में भी पौश इलाकों और पसमानदा इलाकों में तफरीक कर रही है। सारी मशीनरी डिफेंस में लगा दी और दीगर इलाके नजरअंदाज कर दिए। ना नया नाज़िमाबाद का ख्याल आया, ना ही सरजानी का। समा ने सवाल पूछा तो वजीर बल्दियात नासिर शाह ने कहा कि नया नाज़िमाबाद तो हमारे डोमेन में नहीं आता। ये नया नाज़िमाबाद एक साइट पे बना हुआ है, प्राइवेट सेक्टर ने बनाया है, तो इसलिए उस साइट पे हम नहीं गए कि वो लोग बेहतर होंगे। अब आपने इस बात को हाईलाइट किया है तो इंशाल्लाह अभी उनको भेज देंगे और जितनी सपोर्ट होगी उनकी वहाँ पे करें। बारिश से कराची की सड़कें भी खंडर बन गई हैं। नॉर्थ कराची, नाज़िमाबाद और सदर भी तबाही दिखा रहा है। खारादर समेत कई इलाके कचरे के ढेर बने हुए हैं। लियाकताबाद और शाहीन कॉम्प्लेक्स समेत कई इलाकों में सड़कें धंस गई हैं। मजबूरी, अब क्या कर सकते हैं हम, बस ऐसी पानी के अंदर आते जाते हैं। मस्जिद तो जा ही नहीं रहे हम, 3-4 महीने हो गए। पहले कोरोना का मसला था, अब ये मसला शुरू हो गया है। मरीज ले जाने में लोगों को बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन आप देखें ये कितना कीचड़ पड़ा हुआ है। किसी ने आकर ये नहीं पूछा यार तुम्हें ये तकलीफ हो रही है, कोई आके इधर सफाई करनी है, कुछ करना है। बारिश का पानी सिंध हाई कोर्ट के पार्किंग एरिया से भी नहीं निकाला जा सका। अदालतों की बिजली तक मुनक़ता है, जिसकी वजह से अदालती काम ठप होकर रह गया।
पेशी पर आए साइलिन को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो पहले बहुत ज्यादा तक निकल गया, लेकिन ये कि अभी तक गाड़ियों की जगह से पानी नहीं निकला। लाइट का शदीद बहरान है, हम इतनी गर्मी में कोर्टों में पेश हो रहे हैं। 2-3 दिन कोर्टें बंद थी, हर चीज बंद थी, उसके बाद भी यहाँ से इन्होंने पानी तक नहीं निकाला। और हम कोर्ट में जैसे पेश होते हैं तो वहाँ पे कोई फाइल तक नहीं पढ़ पा रहे, इतना अंधेरा है अंदर कोर्टों में, ऐसी हालत है, कोई लाइट नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। बारिशों ने कराची के कारोबार को भी बेपनाह नुकसान पहुंचाया है। ताजरों के रहनुमा अतीक मीर के मुताबिक 25 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। बारिश के बाद की सूरत हाल पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी इजलास बुलाया, ब्रीफिंग ली, हिदायत दी। कराची के मसाइल हल करने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में भी आला सतह इजलास हुआ। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कराची के मसाइल जानते हैं, आंखें बंद नहीं कर सकते। तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आने से पहले भी कराची के लिए दावा करती रही है, इक़्तिदार में आने के बाद भी दावा ही करती रही, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं किया। आज की मीटिंग थी वो इंतहाई अहमियत की हामिल यूँ थी कि एक कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान मुर्तकब किया गया है। कराची के लोगों के लिए 10 नुकात रखूंगा इंशाल्लाह, जिससे एक अजीम शहर बनेगा। पानी सबसे बड़ा मसला है जी। जो पुरानी कमिटमेंट थी वफाक की, बाकी भी जितने मंसूबे की जो मंजूरी दी जाएगी। हुकूमत पाकिस्तान ने अब ये बेड़ा खुद उठा लिया है कि हम खुद सारा 100% खर्चा करेंगे, और वज़ीर आज़म ने आज उसकी काबीना से बाज़ाब्ता तौर पर अप्रूवल भी लेके दे दी है। कराची की डेवलपमेंट सारे पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, इसलिए हम ये आज जो एक स्पेशल पैकेज हमने ओवरऑल तैयार किया है। कराची के मसाइल तो सब जानते हैं, लेकिन इन मसाइल को हल करने के लिए जो संजीदगी दरकार है, जो लाहे अमल दरकार है, वो कब बनेगा और कौन बनाएगा? वो लोग जिन्हें कराची के अवाम ने वोट दिए हैं, अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया, वो लोग कब संजीदगी दिखाएंगे? कि फैसला कब होगा कि मसला बारिश होने के बाद पानी से निकलने का हल होगा, बारिश होने से पहले मंसूबा बंदी करना होगी, ये सब कुछ कैसे होगा? और नाज़रीन, एक और सूबाई वज़ीर सईद गनी साहब भी जब बारिश होती है तो वो कराची में सूखी सड़कें तलाश करने निकल जाते। इनका सारा जोर इस बात पर होता है कि किसी तरह खुश्क सड़कों की फुटेज बनाकर ट्विटर पर अपलोड की जाए। कराची से जो भी अवामी नुमाइंदे हैं नाज़रीन, वो हकीकत में कुछ करें या ना करें, वीडियो जरूर बनती। कराची से तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली आमिर लियाकत भी बारिश के पानी में डुबकियां लगाते नजर आए, सियासी पॉइंट स्कोरिंग करते नजर आए, और ये सब करते हुए आमिर लियाकत साहब को वीडियो बनवाने, इसे शेयर करने का ख्याल जरूर रहा। तहरीक इंसाफ के ही एक और रुकने असम्बली है आलमगीर खान। ये पहले कटरों पर ढक्कन लगाते थे और इस बारिश के बाद ट्रैक्टर लेकर सड़कें साफ करते नजर आए। कौन बताए कि कराची से अरकान असम्बली अगर सड़कों के बजाय असम्बलियों में जाएं और टाउन प्लानिंग के हवाले से कवानीन बनाए, मुतल्लिका इदारों को अख्तियारात देने का कानून बनाए, इस बात का एहतसाब करें कि कराची डूबा है तो किसको सजा देनी चाहिए। कराची में बहुत ज़्यादा बारिश के बाद बहुत ज़्यादा पानी आया है तो बहुत कुछ बेनकाब भी कर गया। पौश इलाकों में क्या हालात हैं ये भी बेनकाब हो गया नाज़रीन, और अवामी नुमाइंदे भी बेनकाब होते जा रहे हैं। बात करेंगे हम इसी पौश इलाके के दो रिहायशी मौजूद हैं, समी वाहिद साहब मौजूद हैं, शुक्रिया आपका। हमें ज्वाइन किया अवैस थानवी साहब ने, जो आज मीटिंग हुई उसमें आप शरीक भी थे, और सूबाई असम्बली के रुकन और मेंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब खुर्रम शेर जमान साहब ने। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम साहब, सर माना का सिंध हुकूमत ने नाअहली दिखाई, माना के शहरी हुकूमत ने भी नाअहली दिखाई। सर, आपको पहली दफा कराची ने इतना बड़ा मैंडेट दिया, सूबे में भी वफाक में भी। आपने वादा किया था 162 अरब रुपयों का, आपने वादा किया था कराची की हालत बदल देंगे। तो सर, वफाक ने बड़ा लेट जाके इंटरेस्ट लेना शुरू किया कराची के हालात को, तो इसका जिम्मेदार कहीं आप खुद को भी नहीं, खुद को समझना चाहिए वैसे, लेकिन शहरी भी आपको इसका जिम्मेदार समझते। जी देखिए, हम बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन ये बात याद रखें कि कराची के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त जो कमेटी बनी है पीपल्स पार्टी के साथ, उसको बने हुए शायद 4 या 5 दिन हुए होंगे या 1 हफ्ता हुआ होगा, आपको याद हो शायद इस बात का। 1 हफ्ते पहले एक कमेटी जो है वो फाइनलाइज हुई है, और इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जिसके बारे में फ़ैसला किया गया है, जैसे कि गार्बेज डिस्पोजल हो गया, पीने का पानी हो गया, स्टॉर्म ड्रेन हो गया, और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट हो गया। टोटल 6 डिपार्टमेंट्स हैं जो कि वज़ीर आज़म साहब ने फाइनलाइज़ किए हैं, जो कि कराची पे उसके ऊपर पैसा भी खर्च किया जाएगा, और सबसे बड़ी बात कि पीपल्स पार्टी के साथ एक टेबल पे बैठकर कराची के लिए काम किया जाएगा। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यही कि कल को समर टीवी हमसे ये ना कहे कि आपने ये ऑप्शन क्यों नहीं इस्तेमाल किया, तो ये कड़वा घूंट हमने पिया। जो आपने बात कही कि कराची के लिए क्या तरक्याती काम पीपल्स तहरीक इंसाफ ने कराया, वफाकी हुकूमत ने, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। जो वज़ीर आज़म साहब ने अनाउंस किया था
पाकिस्तान की तारीख के अंदर पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि 6 फ्लाईओवर जो हैं वो एक साथ इनॉग्रेट हुए नाज़माबाद के अंदर, जो कि वज़ीर आज़म साहब के पैकेज से बने। 5.9 किलोमीटर्स का आपका निश्तर रोड बना, 5.4 किलोमीटर्स का आपका मंगोपी रोड फाइनलाइज हुआ। उसके अलावा आपकी ग्रीन लाइन जो है वो फाइनलाइज होने जा रही है। 50 आपके जो हैं फायर इंजन आ रहे हैं, जो कि 3 महीने बाद उसकी डिलीवरी हो जाएगी। इसके अलावा K4 के ऊपर जो पैसा है वो अलग कर दिया गया है। ये वो सारे काम है जो वज़ीर आज़म साहब ने अनाउंस किया और हमने उसको फाइनलाइज किया। जो मौजूदा बात आप कर रहे हैं वो बात आपकी ठीक है, लेकिन वो प्रोजेक्ट्स तो अभी आने हैं, वो तो कमेटी बने हुए 1 हफ्ता हुआ है। देखें, ये 12 साल की जिम्मेदारियां हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और बाकी उन सारी हुकूमतों की जो कि रही हैं। अब ये तो मेरा ये कहना ज़ाती तौर पे कि ये जो बारिश हुई है, इस बारिश को हमने अपॉर्चुनिटी के अंदर जो है कन्वर्ट करना है। हमने जो मसाइल सामने आए हैं उसका फ़ायदा उठाते हुए हमने ये मेक श्योर करना है कि आइंदा ये सारी चीज़ें ना हों। फेलियर्स तो पूरे कराची में हुए, आपने देखें। बट देन इफ़ यू एक्सपेक्ट कि वो हुकूमत जो कि अभी आई है वो 30-40 साल का उसका मलबा सारा हमारे ऊपर आ जाए, दैट्स नॉट फेयर। NDMA ने जरूर जो है वो 3 बड़े नाले साफ किए, लेकिन ऑल टुगेदर देयर आर कोताहियां हैं वो तो है। लेकिन आपसे सवाल होगा, आपकी गवर्नमेंट का जो वफाक में है, सिंध गवर्नमेंट से तो तनकीद भी हो रही है, सवाल भी हो रहा है और वो हक बजाने में हो रही है मेरा ख्याल है। जी बिल्कुल। लेकिन सर आपसे आज सिर्फ ये है कि कराची के ऊपर जो आफत आन पड़ी है ये अब की बार नहीं है, ये पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। ये वाली बारिश नहीं थी मगर हुई थी। तो सर ये एक प्लान जो अब बना है जिसमें वफाक अब शामिल हुआ, अर्ज ये थी कि ये थोड़ा पहले बन जाता ताकि आज कराची वाले जिस सूरत हाल से 2-4 हैं वो ना होते। उसकी वजह देखें, उसकी वजह यह है कि उसके ऊपर आपने याद एक शो भी किया था कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया कि कराची के मामलात के अंदर इंटरफेयर करें, तो यहाँ पे पीपल्स पार्टी ने शोर मचाना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपना सिंध कार्ड खेलना शुरू कर दिया कि नहीं, ये हमारे इख्तियारातों के जो है बीच में आ रहे हैं। 18वीं तरमीम के बाद जो है वो सिंध हुकूमत की सारी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। आपको याद नहीं कि कैसी चीखें निकली थी जब ये कह रहे थे कि वफाकी हुकूमत जो है वो सूबे सिंध के अंदर मार्शल लगाने जा रही है, 149(4) लगाने जा रही है। हम तो इस हद तक भी हमने फैसला कर लिया था कि शायद फाइनेंशियल इमरजेंसी भी लगानी पड़े, तो वो भी हम जरूर उस तरफ भी हम जाएंगे। लेकिन देखें कि वज़ीर आज़म साहब ने ये सोचा कि हम नहीं चाहते कि किसी भी हम रिहायशियों के पास चलते हैं जिसकी वजह से कराची पर उतना ही हक है जितना आपका मेरा हक करना पड़े। बिल्कुल ठीक है। समी वाहिद साहब, सर आप एक ऐसे इलाके में रहते हैं, कराची का वो पॉश इलाका है जहां पर टैक्स भी देना पड़ता है, मेंटेनेंस के पैसे भी होते हैं, प्लॉट जब आप खरीदते हैं वो भी काफ़ी महंगा मिलता है। मतलब ये तमाम चीज़ों के पैसे इसलिए पे किए जाते हैं कि बाकी जगहों से सहूलियात आपको बेहतर मिले। मगर हम ये देख रहे हैं कि बाकी कराची क्लियर होता जा रहा है और जो आपका इलाका है उसमें तो अभी और लग रहा है कि बर्बादी होना बाकी है। तो सर कोई आपकी बात कोई सुन रहा है? आपने प्रोटेस्ट भी किया। Is there anyone to heed to your problems? जी, I'll just give you a brief perspective. मैं आपको हमने टैक्स की बात की, जो 500 गज का एक बैंगलो है इस सोसाइटी में, वो 1 लाख रुपए ऑन एवरेज साल की एनुअल फीस देता है, जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स भी शामिल होता है, वाटर चार्जेस भी होते हैं। और अगर आप उसको मल्टीप्लाई करें विद इवन 25,000 to 30,000 हाउस होल्ड्स और 1 लाख की एवरेज ले लें, क्योंकि 1000 गज वाला ज़्यादा देता है, 2000 गज वाला ज़्यादा देता है, तो आप 25 से 30 अरब के रेवेन्यू की खाली यहाँ पे बात कर रहे हैं। 1 नंबर 2, उसके बाद ये लाख रुपए देने के बाद भी यहाँ की वाटर पाइपलाइंस में पानी नहीं आता। वो 15,000 रुपये 18,000 रुपये घर का वापस खर्चा होता है, जो यहीं की एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहाँ पे CBC वगैरह वही रेजिडेंट्स को बेच रही होती है। तो बेचने के लिए पानी है बट पाइपलाइन में देने के लिए पानी नहीं है। 1 देखिए, आज के प्रोटेस्ट की बहुत उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो प्रोटेस्ट हुआ है, नंबर 1 4 दिन कल रात तक मेन खैबान इत्तेहाद, आप मुहाफिज पे चले जाएं, बुखारी पे तो आज सुबह तक पानी खड़ा हुआ था। 4 दिन बारिश खत्म होने के बावजूद भी यहाँ पे लोगों की यहाँ पे रोडों पे पानी खड़ा रहा। 1 दुकान आप राहत के एरिया पे जाएं, जो डिफरेंट यहाँ के कमर्शियल एरिया है, उनकी बेसमेंट पानी से भर गए। वहाँ पे लाखों करोड़ों को लोगों का नुकसान हुआ, रेजिडेंट्स का अलग नुकसान हुआ, जो उनकी गाड़ियाँ और उनके घर के अंदर पानी है, उनके घर का जो सामान खराब हुआ। सो आज का जो प्रोटेस्ट हुआ है, ये इस इलाके के जो लोग हैं जिनको लॉन्ग टर्म यहाँ से मसले मसाइल थे, ये ट्रिगर बनाएगी जो 4 दिन का सारा मसला हुआ है, और उसकी वजह से ये आज का वो हुआ। 2 दिन पहले ये डिस्कशन स्टार्ट हुई बिटवीन फ्यू रेजिडेंट्स ऑफ DHA, और वो घंटों के अंदर जो है 4-5 हज़ार लोग व्हाट्सएप पे 1000 से 1200 लोग व्हाट्सएप पे आ गए, 4-5-6 ग्रुप बन गए, और एक दिन के अंदर आप जाके पेज को फॉलो करेंगे तो 6-7 हज़ार लोग आ गए। ये ऑर्गेनिक था। उसकी वजह ये थी कि लोग ऑलरेडी तरसे हुए थे। देखिए, और दूसरी बात मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहूँगा यहाँ पे, 2013 में ये हल्का, ये एरिया वो पहला एरिया था जिसने
इस टाइम पे जो फेडरल में गवर्नमेंट बैठी हुई है, जब उनके खिलाफ इलेक्शन रिगिंग हुई थी, सबसे पहला प्रोटेस्ट इस हल्के ने किया था 3 तलवार के बाद, और वो पूरे प्रोटेस्ट पे पूरे कराची पे चले थे। मैं आपसे सिर्फ एक बात ये कहूंगा कि इन 2 सालों के अंदर द रेजिडेंट्स वर वेरी डिसअपॉइंटेड। जो आज एहतजाज रेजिडेंट से जाके की है वहाँ पे CBC के ऑफिस के बाहर, वो हमारा बनता नहीं था। हमने वोट दिए थे, हमने मैंडेट दिए थे अपने रिप्रेजेंटेटिव को। ये एरिया आता भी नहीं है, ना गवर्नमेंट ऑफ सिंध की इसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदार है, ना KMC जिम्मेदार है। So everyone is very disappointed. We have lost the hope in our electables जिनको हमने elect किया। I will not get into the details of it because हम सारे के सारे non political यहाँ के local resident लोग हैं। So ये इसने trigger किया। And I would like Uwais to comment जो आज हमारी डिस्कशंस हुई हैं, वो आपको इस पे बेहतर इंसाइट भी दी। एग्जैक्टली मैं अवैस साहब से उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूं, और जो आपने बात की है आई विल पुट दिस फॉरवर्ड टू खुर्रमशेर जमान साहब, क्योंकि उनकी पार्टी है वफाक में। लेकिन मैं आऊंगा अवैस साहब, सर आप उस मीटिंग में मौजूद थे, क्या आप मुतमईन हैं, सेटिस्फाई हैं कि वहां पे जो फैसले हुए हैं उन पे काम अगर होगा तो मामला हल हो जाएंगे? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे ऑनलाइन दिया जी। और सभी ने बहुत सारी बातें आप लोगों को बताई हैं। मैं सिर्फ उस कमेटी की मीटिंग के हवाले से जो आज हमने की है, उस मीटिंग के हवाले से मैं बात करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूं कि हमने सबसे पहला अपना पॉइंट ऑफ एजेंडा रखा था कि हमारा जो CBC का CEO है वो रिजाइन करे, मगर हमें ये बात वहां बैठकर ये बात समझ में आ गई कि उनका रिजिग्नेशन मसले का हल नहीं है। तो हमने अपने एजेंडे से वो पॉइंट निकाल दिया। हमने कहा कि अगर आज आप CBC से रिजाइन कर देंगे तो अगले 10 दिन तक ये सीट खाली रहेगी, और हमारा मसला जो 10 दिन तक चलना है उसको टेक अप करने वाला कोई नहीं होगा। ठीक है। हमने उनसे गुजारिश करी कि आप इमरजेंसी लगाएं, अपने जितने भी लोग हैं आप उनको ऑन बोर्ड करें, 24 घंटे आप DHA में काम करें, पानी निकालें, क्योंकि लोगों के घरों में, लोगों की बेसमेंट्स में, लोगों की स्ट्रीट्स पर, मेन रोड्स के ऊपर पानी मौजूद है, जिसकी वजह से आप गाड़ियां नहीं चला सकते, घरों से नहीं निकल सकते। बुजुर्ग लोग मौजूद हैं, वो घरों से नहीं निकल सकते। कोई बीमार है, हमारे एक अंकल हैं, उनका इंतकाल हुआ, वो भी आज उनके बेटे भी प्रोटेस्ट में आए थे, 3 दिन पहले उनका इंतकाल हुआ, कोई पूछने वाला नहीं था, करंट चक्कर इंतकाल हुआ और उनकी बेचारों की तस्कीन की गई। हमने उधर डिमांड करी कि डी वाटरिंग कराई जाए 3 दिन के अंदर। आज डी वाटरिंग हो रही है सुबह से। मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही, जो डी वाटरिंग आज इन्होंने स्टार्ट करी है, जो हर जगह हमें आज नजर आई, खयाबान बुखारी, छोटा बुखारी पे, बड़े बुखारी पे, मुस्लिम के ऊपर, हमें ये डी वाटरिंग पिछले 4 दिन से क्यों नजर नहीं आई? क्या आप इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि जब तक हम नहीं निकलेंगे, जब तक ये लोग रेजिडेंट्स घर से नहीं निकलेंगे, तब तक आप कोई काम नहीं करेंगे? हमने, समी ने आपको बताया, हमने इस ग्रुप को ज्वाइन किया तकरीबन परसों रात को। कल पूरा दिन और आज के दिन हम तमाम लोग वहाँ खड़े हुए थे, काफी तादाद में लोग मौजूद थे। फिर हमने एक पॉइंट ये लिखा, हमने कहा कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रोडों के ऊपर आपने नाअहली दिखाई है, जो नाले बनाए, जो पूरी दुनिया में आपको किसी मेन रोड के ऊपर इस तरह नाले बने हुए नहीं नजर आएंगे, सिर्फ आपको कराची में नजर आएंगे। आप कंपेयर करें हमारे DHA को, लाहौर के DHA को, जमीन आसमान का फर्क है। मैं दुनिया के किसी भी मुल्क से या किसी भी सिटी से दुनिया की अपने कराची को कंपेयर नहीं कर रहा, मैं लाहौर से कंपेयर कर रहा हूँ। लाहौर के DHA को देख लें, कराची के DHA को देख लें, आप जमीन आसमान का फर्क है। हमने इनसे कहा कि वाटर ड्रेनेज जो है उसको रिपेयर करें। एक जो हमने इनके पॉइंट एजेंडा में अपने बात लिखी थी, जिसके ऊपर हम ये अभी भी चाहते हैं, और मैं आपके मीडिया के थ्रू तमाम लोगों को ये बात आगे तक पहुंचाना चाहता हूं, हम ऑडिट चाहते हैं, CBC का फॉरेंसिक ऑडिट। अच्छा, फॉरेंसिक ऑडिट बहुत जरूरी है। अरबों रुपए हम इनको दे रहे हैं, वो अरबों रुपए अगर हमारे ऊपर या DHA के ऊपर नहीं लग रहे तो वो अरबों रुपए जा कहाँ रहे हैं मुझे नहीं मालूम। कि मेरे भाई समी ने एक और बात करी कि हमने PTI को वोट दिया, PTI के नुमाइंदे हमारी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। मैं किसी को इसके ऊपर पॉइंट आउट नहीं करूंगा, मगर देखें, गुजारिश ये है 2013 से 2018 तक भी जो हमारे नुमाइंदगी थी DHA की, वो PTI कर रहा था, मगर उन्होंने उन 5 सालों में भी कोई काम नहीं किया। और आज मजीद 2 साल हो गए, उन्होंने हमारे DHA के लिए कोई काम नहीं किया। खुर्रमशेर जमान साहब बैठे में मेरे लिए काबिल मोहतरम है, मगर मैं इनसे ये गुजारिश करता हूँ कि खुर्रम साहब, ये सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस चलाना और सिर्फ वीडियोस बनाने से कुछ नहीं होगा।
आपको कोई काम करना पड़ेगा रेजिडेंट्स ऑफ DHA के लिए, शहजाद कुरैशी साहब को करना पड़ेगा, आफ्ताब सिद्दीकी साहब जो MNA है उनको करना पड़ेगा। हमने जब उनसे ये डिमांड करी कि आप जो है वो हमें ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट करें, उन्होंने हमारी बात को कहा कि हम आपके साथ ऑडिट रिपोर्ट शेयर कर देंगे, पब्लिक कर देंगे। हमें ऑडिट रिपोर्ट नहीं चाहिए, हमें फॉरेंसिक ऑडिट चाहिए प्रॉपर तरीके से, जो हम अरबों रुपए, अभी आपको बताया कि एक 500 गज का घर 1 लाख रुपए देता है, इससे ज्यादा 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख सालाना आप टैक्स लेते हैं। आप पानी लाइन का देते नहीं है, हमें वाटर माफिया से पानी लेना पड़ता है। हमारे 30-30 हजार रुपए, 40-40 हजार रुपए महीने के वाटर टैंकर्स आते हैं। हम किस चीज का टैक्स दें? हमने इनसे कहा कि आप हमारा अगले जो हमारे नुकसानात हुए हैं उसका जायजा लें। करोड़ों रुपए के लोगों के नुकसानात हुए हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं उनके अलग नुकसान हुए हैं, जिनके घरों में पानी आए उनके अलग नुकसान आए। आप उनका खमियाजा इकट्ठा करें और हमारे ये मुतालबा जरूर माने कि हम अगले 5 साल तक आपको टैक्स नहीं देंगे। ये हमारी पूरी रेजिडेंट्स जो लोग आज एहतजाज के लिए गए थे उन्होंने ये पॉइंट ऑफ एजेंडा में डाला था। हमने इनसे कहा हम 5 साल तक आपको कोई नहीं टैक्स देंगे, मगर इस पर इन्होंने कहा ये हमारे हाथ में नहीं है, टैक्स आपको देना पड़ेगा। हमारी अभी इन लोगों से यही डिमांड है कि आप हमारा टैक्स माफ करें। हम इसके लिए पिटीशन भी दाखिल कर रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं, हम हाई कोर्ट भी जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम रेजिडेंट्स के लिए बिल्कुल ठीक। सर मैं खुर्रम साहब से चाह रहा हूँ, खुर्रम साहब से रिस्पांस ले लें। और बड़ी बात है कि काश आप जिस तरह जागे हैं, समी साहब और अवैस साहब, पूरा कराची ऐसे जागे और इनके घरों के दरवाजे खटखटाए जाएं, इनको बताया जाए कि हमने वोट दिया था आपको, सबको इररिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी कि पीपल्स पार्टी है, PTI है, सबको जगाया जाए। अच्छा खुर्रम साहब, ये आपने गुफ्तगू सुनी नॉन पॉलिटिकल, बिल्कुल एपॉलिटिकल रेजिडेंट्स जो हैं वहाँ के सोसाइटी के। सर अब इनकी डिमांड है कि एक तो आपकी पार्टी के नुमाइंदे इनके इलाके को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस जगह ये रहते हैं डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में, वो जगह एक ऑटोनमस बॉडी चलाती है, उसका सिंध गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं होता है, वो टैक्स भी इनसे भारी भरकम लेते हैं। इनकी ये बात क्या आपके नुमाइंदे, क्या PTI पहुंचाएगी? क्योंकि इससे पहले वो बता चुके हैं कि 2013 से 18 तक भी यही सूरत हाल थी और उनको मायूसी का सामना करना पड़ा। अच्छा देखें, सबसे पहली बात यह है कि ये जितनी बातें इन्होंने कही हैं, इनकी बातों के अंदर कोई दो राय नहीं है। मतलब जो ये कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि देखिए मैं खुद डिफेंस का रेजिडेंट हूँ और इस वक्त भी मेरे घर का जो बेसमेंट है वो पानी से भरा हुआ है। तो ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है जो उन्होंने ऐसी बात कही हो कि जिसके ऊपर मैं कहूँ कि नहीं गलत कह रहे हैं। अलबत्ता देखिए मैं आपको ये बात ज़रूर याद दिलाऊँ कि 2016 के अंदर आज के जो मौजूदा सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी, आज भी उनके ऊपर FIR कटी हुई है कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन की तरफ से। मेरे ऊपर FIR आज भी कटी हुई है और हमारी 2 और MPAs हैं, सीमा जी और अदीबा, उनके ऊपर आज भी FIR कटी हुई है। जब हमने CBC के बाहर एहतजाज किया था आज से मेरे ख्याल से 2016 में या 2017 में, आफ्ताब सिद्दीकी हमारे MNA और शहजाद कुरैशी हमारे MPA, मेरे ख्याल से जितनी मेहनत ये कर रहे हैं, मैं ज़रूर ये कहूँगा कि इनसे पहले वाले MNAs और MPAs से भी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। कंपटीशन है, हर वक्त ये CBC के ऑफिस में होते हैं, हर वक्त इनकी CEO से लड़ाई चल रही होती है। जो डिमांड जिन्होंने CEO की है वो डिमांड आफ्ताब सिद्दीकी, शहजाद कुरैशी ने भी की है। तो इनकी कोई बात गलत नहीं है, जो ये फरमा रहे हैं वो ठीक करें। ये सारी बातें हमने भी जाके CBC से की हैं कि जो ज़िंदगी हमारी डिफेंस में गुजर रही है, इतने टैक्सेस पे करने के बाद उसके रिटर्न में हमें सब कुछ नहीं मिल रहा है। जो स्टॉर्म ड्रेन के बारे में कहा है, इनकी हर बात 100% सही है। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम साहब, आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। समी वाहिद साहब और अवैस साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। अभी एक गेस्ट ने बात की थी कि अगर आप कंपैरिजन कर लें कराची का लाहौर से, बारिशें लाहौर में भी हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा हुई हैं, मगर वहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ क्यों है? तो नाज़रीन, मानसून की जो बारिश कराची में बरसती है वही बारिश लाहौर में भी होती है, लेकिन बारिश के बाद दोनों शहरों का जो मंजर सामने आता है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। बरसाती पानी में डूबा हुआ कराची एक इंतहाई बदनुमा तस्वीर बन जाता है। गलियां, सड़कें और अंडरपासेस पानी से भर जाते हैं, डूब जाते हैं, पूरे शहर का निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो जाता है। लेकिन यही बारिश जब लाहौर में होती है तो चंद घंटों के बाद कहीं पानी का नामो निशान तक नहीं मिलता। सड़कों और मार्केट्स में जिंदगी रवा दवा हो जाती है। दोनों बड़े शहरों में इतना बड़ा फर्क क्यों है? आखिर क्या वजह है कि लाहौर में सड़कों पर पानी क्यों नहीं ठहरता? इसी फर्क को खोज लगाने के लिए आज हमारे नुमाइंदे दानियाल उमर लाहौर में निकले। उन्होंने क्या देखा, उन्हीं से जानते हैं।
कराची में बारिश के बाद तबाही का मंजर होता है। बारिश के बाद लोगों का जीना दो भर हो जाता है, लेकिन लाहौर में सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है। लाहौर में बारिश के बाद पानी ना तो जमा होता है, सड़कों से पानी का खराज चंद ही घंटों में मुमकिन हो जाता है, लेकिन कराची में कई रोज बारिश का पानी जमा रहता है। लाहौर में सूरत हाल मुख्तलिफ क्यों है? क्या वजह है कि लाहौर में बारिश का पानी जमा नहीं होता? आज हम अपना दिन गुजारेंगे वासा की टीम के साथ और जानेंगे वाइस चेयरमैन वासा शेख इम्तियाज से भी कि क्यों लाहौर में सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। बारिशें और मानसून तो कराची में भी आता है, लेकिन लाहौर में उससे कई मुख्तलिफ होता है। देखने में आता है कि लाहौर से पानी फ़ौरन से साफ़ कर लिया जाता है, ज़्यादा देर सड़कों पर पानी जमा नहीं रहता। तो आप लोग किस तरह से तैयारी करते हैं प्री मानसून की? जी, ये हम 3 हिस्सों में इसको कहले तकसीम करते हैं मानसून को। एक होता है कि प्री मानसून और एक ड्यूरिंग मानसून और एक पोस्ट मानसून। हमारा 5,500 किलोमीटर के करीब जो है वो सीवर सिस्टम है। उसकी जो सफाई है हम अप्रैल से शुरू कर देते हैं। 1 अप्रैल से वो पहला दिन होता है जब हम इसकी सफाई शुरू करते हैं। उसके बाद हमारा तकरीबन 400 किलोमीटर के करीब ड्रेन है सिस्टम, उसको हमने मानसून तक मल्टीपल टाइम जो है उसको साफ करना होता है। तीसरी चीज़ होती है हमारे डिस्पोजल स्टेशंस। 126 के करीब हमारे डिस्पोजल स्टेशंस हैं और उन डिस्पोजल स्टेशंस में 14 बड़े डिस्पोजल स्टेशन हैं और बकाया जो है वो छोटे डिस्पोजल स्टेशन हैं। उन डिस्पोजल स्टेशंस को जो है फॉल करना वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। 1 अप्रैल से लेके 15 मई तक जो डिस्पोजल स्टेशन है उन्होंने हमें एक सर्टिफिकेट इशू करना होता है कि हमारा डिस्पोजल स्टेशन जो है वो रेडी है, वो 15 मई तक। इस वक्त हम मौजूद हैं मानसून कंट्रोल रूम के अंदर, जो कि वासा की तरफ से बनाया गया है, जहां पर सारी डिटेल्स आती हैं कि कहां पर कितनी बारिशें हो रही हैं और क्या सूरत हाल है किस इलाके की। शेख इम्तियाज साहब से जानते हैं। सर, ये बताइएगा कि जो मानसून कंट्रोल रूम बनाया गया है, क्या कुछ इसके अंदर आप लोग बैठ के यहाँ देख सकते हैं? कितना स्टाफ इसके अंदर काम कर रहा है और क्या क्या तैयारी जो है वो इसके थ्रू आप लोग कर सकते हैं? हर घंटे की इनके पास एक चीज़ की रिपोर्ट आती है। नंबर 1 कितनी बारिश हुई, नंबर 2 कितनी पाउंडिंग हुई, नंबर 3 वो पाउंडिंग कितनी देर में क्लियर हुई। ये सारी चीज़ें जो हैं वो 1 घंटे बाद, और फिर एंड पे जब हम मानसून जब हमारी बारिश ख़त्म हो जाती है और टोटल पाउंडिंग क्लियर हो जाती है, साथ साथ ये पिक्चर जो है वहाँ से हमें आती है। अब ये एक पॉइंट है, आप देखेंगे 4:35 पे यहाँ पे ये हाल था, ठीक है, और ये 6 बजे जो उसी दिन जो है 2-2.5 घंटे में वो बिल्कुल आप क्लियर है, ये पाउंडिंग हो गई है, ठीक है। अब ये रिमूव होकर तस्वीर आ गई हमारे पास, ठीक है। ये हमारी 6:30 पे ये क्लियर है बिल्कुल। और ये कितनी देर में पानी? और ये गूगल कैमरे के साथ तस्वीरें हैं, आप ये नोट करेंगे। ये नहीं कि वो हमें गलत तस्वीरें भेज दें, ये गूगल कैम के साथ है। 3:43 पे ये हाल था और उसी दिन 6:41 पे ये हाल है, यानी उन्होंने अबाउट 3 आवर्स में इसको क्लियर कर दिया। इस वक्त हम मौजूद हैं लॉरेंस रोड के ऊपर। ये वही लॉरेंस रोड है जहां पर हमने खुद रिपोर्टिंग करते हुए कई फीट पानी जमा देखा है, लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ हो चुकी है। लॉरेंस रोड पे अब पानी उस तरह से जमा नहीं होता। वो एक मंसूबा है जिसकी वजह से अब लॉरेंस रोड पे पानी सूखा रहता है। जो गाड़ियां हैं वो उसी तरह से चलती रहती हैं जब बारिश बहुत तेज आती है। शेख इम्तियाज साहब से पूछते हैं, ये जो मंसूबा उन्होंने बनाया है वाटर स्टोरेज टैंक का, ये क्या मंसूबा है, क्या क्या फ़वाइद होंगे इसके, उन्हीं से जान लेते हैं। ये 14 लाख गैलन की कैपेसिटी का है और 200 मिलीमीटर बारिश तक में है, वो इसको जो सस्टेन कर सकता है। इससे ज़्यादा बारिश होगी तो हमने एक कच्चा टैंक आके बना दिया है, वो वहाँ पे पानी शिफ्ट हो जाएगा। वो 3 लाख गैलन का वो पानी है और वो पानी जो है वो यूज़ होता है कि एक्वाफायर जो हमारा अंडरग्राउंड पानी है उसको जो है वो रिफिल करता है। और इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसका जो है हमने इधर एक बनाया है, आउटलेट बनाया है, जिसमें हम हॉर्टिकल्चर पर्पज़ के लिए जो गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं लाहौर के लिए, उनको हम पानी की सप्लाई जो है वो भी यहाँ पे से देते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर की एक मशहूर मुकाम लक्ष्मी चौक के ऊपर। ये वो लक्ष्मी चौक है जहां पर पानी बहुत ज़्यादा जमा हो जाता था। कई सियासतदान भी यहां पर बूट पहनकर नज़र आते होते थे, लेकिन अब लक्ष्मी चौक में चंद ही मिनटों के बाद पानी यहां से गायब हो जाता है। लक्ष्मी चौक के लिए वासा के अमले ने, वासा की जो इंतजामिया है, क्या स्ट्रैटेजी अपनाई कि अब यहाँ पे पानी जमा नहीं होता? चंद लाख रुपया यहाँ पे हमने लगाया है
जहाँ पे करीब भी एक डिस्पोजल स्टेशन है, वहाँ पे हमने उसकी जो है वो ट्रांसफार्मर को अपग्रेड किया है, एक नया फीडर वहाँ पे लगा दिया है और नया फीडर लगा के चंद मोटरें जो हैं वहाँ पे और लगा दी हैं, जहाँ से जो पानी जो है वो जल्दी जो है वो पंप आउट हो जाता है। किसी भी जगह पर पानी रुके ना, उसके लिए ये बात बहुत अहम है कि निकास को बेहतर से बेहतर बनाया जाए, कोई भी ब्लॉकेज ना आए और कहीं पे कोई रुकावट ना आए। उसके लिए डिस्पोजल पंप बनाए जाते हैं। 126 डिस्पोजल पंप इस वक्त लाहौर के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं, जिनके अंदर 14 बड़े हैं और हम इस वक्त मौजूद हैं सबसे बड़े डिस्पोजल पंप जो कि शादबाग के अंदर मौजूद है। ये वो प्रोसेस है जहाँ पर क्लीनिंग जो है वो की जाती है। पानी जो यहाँ पर पूरी आबादी का आता है, उसके साथ जो भी मटेरियल है, गंद है, वो सारा आता है, उसको एक प्रोसेस के ज़रिए जो है वो यहाँ पर स्क्रीन किया जाता है। ये मोटर्स काम कर रही हैं, जहाँ पर इनका अमला जो वासा का अमला है वो गंद जो भी मटेरियल है जिसके अंदर प्लास्टिक बैग शामिल हैं, जो भी गंद है वो शामिल है, उसको अलहदा करता है और अलहदा करने के बाद इस पानी को जो है वो नाले के अंदर फेंका जाता है और नाले के अंदर वो पानी जो है उसके फ्लो को यकीनी बनाया जाता है कि उसके अंदर कोई रुकावट ना है। इसलिए अमल जो है डिस्पोजल पंप के अंदर बहुत ज़रूरी है। एक है शहर कराची के नाले जो कि हर वक्त गंदगी से भरे रहते हैं। वहाँ पर इतना ज़्यादा गंदगी का ढेर नज़र आता है कि वहाँ से जो पानी है उसका निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और एक है नाले शहर लाहौर के जिनसे काम जारी रहता है, जिनको साफ़ करने का 12 महीने जो है वो साल में 12 महीने जो है वो इनका खराज होता है इस गंदगी का। एक तो वो गंद है जो साफ़ किया जाता है जो कि सतह के ऊपर होता है, जिसमें लोगों ने जो गंद फेंका होता है, और एक ये गंद है जो कि मिट्टी की फॉर्म में है, रेत की फॉर्म में है, जो कि गारा नीचे बैठा होता है, उसको बेड लेवल से उठाया जाता है और उसके बाद उसका अखराज किया जाता है, जिससे जो बारिश का मौसम आता है, जब मानसून का मौसम आता है, तब पानी का फ्लो जो है वो यहाँ पर रहता है। नाले भरते नहीं हैं, पानी नालों से बाहर नहीं आता, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ईजी होता है यहाँ के रिहायशियों के लिए भी। अंडरपासेस वैसे तो आवाम की सहूलत के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन कराची के अंडरपास लोगों के लिए मुश्किल का बाइस बन जाते हैं, क्योंकि बारिश के बाद वहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसके बाद वो एक स्विमिंग पूल का मंजर पेश करने लग जाते हैं। ऐसे कामों के लिए प्लानिंग और स्ट्रैटेजी बहुत ज़रूरी है। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के एक ज़ेरे तामीर अंडरपास जो कि फिरदौस मार्केट का अंडरपास है। लाहौर के अंडरपासेस इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं जहाँ पर पानी जमा नहीं होता, पानी इकट्ठा नहीं होता, जिसकी वजह से गुजरने में जो शहरी हैं उनको आसानी होती है। लाहौर का ये जो अंडरपास ज़ेरे तामीर है, इसके लिए एक सिस्टम बनाया गया है कि पानी यहाँ पर जमा ना हो। इसके अंदर जो पानी है उसकी निकास के लिए एक वाटर स्टोरेज डैम बनाए गए हैं मुख्तलिफ जगह पर, जहाँ पर पानी जो है वो जाकर जमा होगा, जिसके बाद इस पानी का इखराज किया जाएगा एक वाटर स्टोरेज टैंक के अंदर। ये थे दानियाल उमर जिन्होंने हमें फ़र्क बताया कि लाहौर में जब बारिश होती है, बेशक ज़्यादा बारिश हो जाए मगर पानी इकट्ठा नहीं होता, बरक्स कराची के। वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद नाज़रीन आपको सुशांत कत्ल केस के बाद जो बॉलीवुड का एक भयानक, एक डार्क और एक स्याह चेहरा सामने आया है, जिसकी बहुत बड़ी गवाह खुद कंगना रनावत है, उसके बारे में बताएंगे वक्फे के बाद। नाज़रीन, भारतीय अदाकार की मौत पूरी भारतीय इंडस्ट्री के लिए भारी पड़ती जा रही है। 2 माह कबल भारतीय अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी की खबर आई थी, जिसके बाद तनाज़ात का एक तूफान उठ खड़ा हुआ और अब ये मौत बॉलीवुड की चकाचौंध नगरी के काले करतूत सामने ला रही। अकरबा परवरी, जिनसी ताल्लुक के मुतालबे, मंशियात के खुला इस्तेमाल और अंडरवर्ल्ड माफिया से ताल्लुकात एक एक करके बॉलीवुड की सारी गलाजत दुनिया के सामने रख रहे हैं। कौन सा घिनौना जुर्म है जो भारत की चमकती फिल्म इंडस्ट्री में नहीं होता? कौन सी घिनौनी हरकत है जो बॉलीवुड में नहीं की जाती? रोशनियों की मस्तूरी दुनिया पर हिर्स व हवस की तारीकियां छाई हुई हैं। बदबूदार किरदार और गलीज वाकयात भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के अंदर की गंदगी और ताफुन को दुनिया के सामने ला रहे हैं। भारतीय अदाकारों में मंशियात के इस्तेमाल के इंकशाफात से पूरे भारत में बेचैनी की एक लहर है। मुतनाज़े बयानात के हवाले से मशहूर भारतीय अदाकारा कंगना रनावत एक बार फिर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के एक तारीख पहलू को सामने लाई हैं। कंगना रनावत ने ट्वीट किया कि बॉलीवुड की पार्टीज में खुलेआम नशा चलता है
उन्होंने अदाकार सुशांत सिंह की मौत का जिम्मेदार भी इसी ड्रग माफिया को करार दिया। बॉलीवुड अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच हो रही है, तब से हर रोज नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। अकरबा परवरी के इल्जामात के बाद अब मंशियात का मामला भी इस केस की तहकीकात के दौरान सामने आया। अदाकारा कंगना रनावत ने एक टीवी इंटरव्यू में इंकशाफ किया था कि बॉलीवुड में मंशियात का धंधा कैसे चलता है। फिल्म नगरी की पार्टीज में चर्स, कोकेन, हीरोइन समेत हर तरह की मंशियात आम। कंगना जिस मंशियात माफिया की बात कर रही हैं, सुशांत केस की तहकीकात में सीबीआई के सामने भी इसी हवाले से इंकशाफात सामने आ चुके हैं। मंशियात कहां से आती हैं, बॉलीवुड को कौन सप्लाई करता है, सीबीआई का एक इन्फॉर्मर तमाम मालूमात मंजर आम पर ला चुका है। इन इंकशाफात ने बॉलीवुड के चेहरे को मजीद बदनुमा कर दिया और अब भारतीय हुकूमत भी सवाल उठाने पर मजबूर हो गई है कि बॉलीवुड के कौन कौन से स्टार इस घिनौने खेल में मुलव्विस हैं। जेपी रहनुमा जिस बात पर हैरान हो रहे हैं, फिल्म नगरी में मंशियात के इस्तेमाल पर सवाल उठा रहे हैं, ये कोई 7 पर्दों में छुपा राज नहीं है। बॉलीवुड के अक्सर फनकार ड्रग्स लेते हैं, खुलेआम नशा करते हैं, पार्टीज मुनक्किद की जाती हैं जहां कोकेन, चर्च, शराब समेत हर तरह का नशा होता है। गुज़िश्ता बरस अगस्त में बॉलीवुड के किंग मेकर समझे जाने वाले करण जौहर के घर में एक पार्टी की वीडियो मंजर आम पर आई थी, जिसमें दीपिका पादुकोण, रणबीर कपूर, अर्जुन कपूर, मलाइका अरोड़ा, शाहिद कपूर समेत बॉलीवुड के कई स्टार्स नशे में मदहोश नजर आए थे। अदाकार विकी कौशल के सामने मेज पर जो चीज पड़ी हुई है वो कोकेन से मुशाबे है। भारतीय अदाकार मनीषा दत्त के इतने मंशियात के इतने आदी हैं कि नशा और चीजें हर वक्त अपने पास रखते हैं और इस जुर्म में कई एक तो गिरफ्तार भी हो चुके हैं। 2001 में फरदीन खान, जब 2005 में भारतीय अदाकार एक फिल्म है राज, उसके ड्रग्स रखने के इल्जाम में गिरफ्तार हो चुके, जबकि 2 बरस कबल अदाकार एजाज खान भी मंशियात रखने पर रंगे हाथों पकड़े जा चुके। बॉलीवुड के बड़े बड़े स्क्रीन के बड़े चेहरे शराब नोशी और मंशियात का शिकार है और इस बात का एतराफ भारतीय लेजेंड अदाकार धर्मेंद्र भी कर चुके। नाज़रीन, चर्स, कोकेन और शराब नोशी ये बॉलीवुड का सिर्फ एक तारुफ है। इस बदबूदार इंडस्ट्री का एक और घिनौना चेहरा भी है और वो है कास्टिंग काउच, जिसके नाम पर दूर दराज से आई लड़कियां आंखों पर ख्वाब सजाए इस इंडस्ट्री में दाखिल होती हैं तो इन्हें काम के बदले जिस्मानी ताल्लुकात का मुतालबा किया जाता है और इसका सामना आम अदाकाराओं से लेकर ताकतवर अदाकाराओं तक सभी को करना पड़ता है। और भारतीय अदाकार नाना पाटेकर और आदित्य पंचोली से लेकर आलोक नाथ, फिल्म हिदायतकार साजिद खान से लेकर म्यूजिक डायरेक्टर अन्नू मलिक तक शराफत के दावेदार पारसाई का लिबादा ओढ़े बड़े बड़े नामों को जिनसी हरासगी के इल्जामात का सामना के बदले जिनसी ताल्लुकात और खवातीन के सहसाल के बढ़ते रुझान के खिलाफ एक तेलुगु अदाकारा श्री रेड्डी ने बरहना होकर ऐसा अनोखा एहतजाज किया था कि पूरी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का मकरू चेहरा पूरी दुनिया ने देख लिया था। मामला सिर्फ खवातीन तक ही नहीं बल्कि भारत की ये बदबूदार फिल्म नगरी मर्दों को भी जिनसी तौर पर हरासा करती है। बॉलीवुड के स्टार अदाकार रणवीर सिंह और आयुष्मान खुराना भी इंकशाफात कर चुके हैं कि इन्हें भी करियर के आगाज में कास्टिंग काउच या जिनसी ताल्लुकात के बदले काम की पेशकश के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के मारूफ शोबिस जर्नलिस्ट ताहिर सरवर मीर साहब, शुक्रिया सर। आपका बॉलीवुड के साथ ताल्लुक रहता है, आपका आना जाना भी रहता है, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं वहां के हालात और वहां की कंडीशंस को। सर ये बताइएगा, ये जो डार्क साइड सुशांत सिंह राजपूत के मुबैना कत्ल के बाद सामने आई है, किस तरह देखते हैं आप इसको? आपको लगता है कि वो जो चमक के पीछे छुपी जो एक भद्दा किरदार था बॉलीवुड का, क्या इस मुबैना कत्ल के बाद अब वो निकलकर सामने आ जाएगा? देखिए, ये कंगना जो है वो खुद भी उस इंडस्ट्री का एक पार्ट है और ये कोई उन्होंने कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं दी। ये तो हमेशा से जो है, चाहे वो हॉलीवुड की इंडस्ट्री हो और बॉलीवुड की इंडस्ट्री का तो वॉल्यूम जो है एक पिछले 40 साल से हॉलीवुड से भी ज़्यादा हो चुका है, तो ये बिल्कुल एक डार्क साइड है। लेकिन मैं ये अर्ज करूँगा आपसे कि सुशांत का जो कत्ल है क्रिमिनल एस्पेक्ट तो उसका है, लेकिन इंडिया की जो पॉलिटिक्स है वो भी उसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में जैसे सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और सेंटर में पीटीआई है, तो इसी तरह बीजेपी है वहाँ सेंटर में, और महाराष्ट्र में पहली दफ़ा
कांग्रेस के साथ शिवसेना ने मिलकर हुकूमत बनाई है। तो आप इस तरह इसको देखिए इस केस को कि जो सुशांत का केस है वो क्रिमिनल एक्ट तो है लेकिन इसमें सियासत भी इन्वॉल्व है। फिर इसका आगे एपिसोड ये है शाह साहब कि ये जो रिपब्लिक टीवी है जिसको ओन करते हैं अर्नब गोस्वामी, उन्होंने एक शुरू से कैंपेन चलाई है और उसको अगर आप बागौर देखते होंगे, जाहिर है आप नामवर जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के और इंडिया पे भी आपकी गहरी निगाह है कि अर्नब गोस्वामी की जो लाइन है वो बीजेपी की लाइन है और जो बंबई पुलिस है और महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है जो इसके साथ वजूद में आई है शिवसेना और कांग्रेस के, उसको वो क्रिटिसाइज करते हैं। जब आईजी पुलिस बंबई से वो इस्तीफा मांगते हैं परमबीर सिंह, तो उसमें ये भी निकलता है कि पिछले दिनों आपके नोटिस में होगा कि अर्नब गोस्वामी ने ये कहा कि उन पर अटेम्प्ट की गई है कत्ल की। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बात सामने आई कि एक थप्पड़ वप्पड़ भी जो है अर्नब गोस्वामी को टका दिया गया वो आईजी साहब ने, तो उस पे वो जाती उनका एक वो प्रकाश भी है जो वो इस्तीफा मांगते हैं। लेकिन ये साबित हो चुका है कि रेहा चक्रवर्ती ने ड्रग्स सुशांत को देके तो उसको इनएक्टिव किया, ना सिर्फ सुशांत को दिया और वो उनके हाथों से वो ड्रग्स जो है वो आगे भी डिलीवर हुई है। और जो आप नेपोटिज्म की बात कर रहे हैं, मीर साहब एक और नेपोटिज्म के साथ साथ सर एक और मैं आपको बात यहाँ पे उठाना चाहूंगा सर। नेपोटिज्म तो है इसमें कई एक्टर्स ने आके बात की, अकरबा परवरी, लेकिन सर अंडरवर्ल्ड का भी बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है सिंस 90s रहा है। आपको पता है कि इसमें संजय दत्त का ताल्लुक रहा, सलमान खान का नाम आता रहा, अंडरवर्ल्ड का भी एक बहुत गहरा ताल्लुक बॉलीवुड से रहा है, आज तक है। उसका भी किरदार रहता है ऐसे मामलात में? जी मैं अर्ज करूं कि ये जो नेपोटिज्म का अभी जो मुजाहरा हुआ है, सिनेमाज तो बंद है इंडिया में, लेकिन जो दूसरी इंटरनेट है उस पर फिल्म रिलीज हुई है। ये सड़क 2 जो है अभी मिजरेबल फ्लॉप हुई है। हिस्ट्री में इस जैसी फिल्म कोई फ्लॉप नहीं हुई जो महेश भट्ट बैनर की थी और आलिया भट्ट उसकी विक्टिम बनी है। बिल्कुल ठीक है ताहिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हो चाहता है, दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के पास।